नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां यूपी बन रहा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का केंद्र। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 भारत वर्सेस मोरक्को ड्रॉ सेरेमनी में आपको बताते चले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं खेल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष अनिल जैन भी पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें ये कार्यक्रम का आयोजन 5 कालिदास मार्ग पर किया जाएगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का केंद्र। जो आपको बताते चले कि यूपी अब अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का केंद्र बन रहा है। तो वहीं डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 में भारत वर्सेस मोरक्को ड्रॉ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष अनिल जैन भी पहुंचेंगे। और आपको बताते चले कि सुबह 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस वक्त ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश में जो तरह से देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल का एक यहाँ पर खेल का युग बनने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि सुबह 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बता दें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का केंद्र बनने जा रहा है, जिसको लेकर डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 में ये सेरेमनी आयोजित की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी लाइव जुड़े हुए लखनऊ से। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खेल का केंद्र बनने जा रहा है और इसको लेकर जो सेरेमनी रखी गई उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश खेलों को में अग्रणी भूमिका अब निभाने लगा है। पहले एक समय था कि जो खेल और खिलाड़ी होते थे वो कुछ राज्यों तक ही सीमित थे। निश्चित तौर पर उससे निकलकर अब उत्तर प्रदेश ने भी अपना इतिहास बदला है और अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में खेलों को लेकर के जिस तरीके से सरकार अपेक्षा कर रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विश्व के स्तर पर अपना नाम रोशन करेगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पहले कार्यकाल में शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद कहा था कि जितना हमारे युवा खेलेंगे कूदेंगे उतना सफल बनेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद कहीं ना कहीं हर जिले में अपना स्टेडियम कार्यक्रम हुआ कि हर जिले में अपना स्टेडियम होगा और वहां पर स्पोर्ट्स की सारी व्यवस्थाएं होंगी। साथ ही साथ जो एक समय था देखा जाता था कि स्पोर्ट्स के लिए पैसा तो आता था केंद्र से राज्य में आता था, राज्य में जिलों में जाता था, लेकिन वो पैसा सही जगह खर्च ना होकर के उसका बंटाधार होता था। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ना मिलकर के वो अधिकारियों में बढ़ जाते थे खिलाड़ियों के पास जा रहा, जिससे खिलाड़ी बेहतर अपनी तैयारी कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें टेनिस की, तो टेनिस महासंघ है, आज उसका कार्यक्रम होना है 5 कालिदास मार्ग पर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही साथ टेनिस महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अनिल जैन वो भी शामिल होंगे। तमाम अन्य अधिकारी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए रहेंगे और कहीं ना कहीं इस दौरान मुख्यमंत्री बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है उसके पास संभावनाएं हैं, संभावनाओं को किस तरीके से साकार उत्तर प्रदेश कर सकता है, कैसे उत्तर प्रदेश अग्रणी बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 से 6 सालों में उत्तर प्रदेश ने तमाम ऐसे चीज़ों में काम किया, चाहे वो व्यापार हो, व्यवसाय के इकोनॉमी हो, ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी ग्रोथ उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 सालों में पाई है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये ग्रोथ और बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिसको लेकर अब ये कार्यक्रम का आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनके मनोबल को भी उत्साहित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और यहाँ पर तमाम उनके आगे बढ़ने के जो करियर है उनका वो भी उज्जवल भविष्य भी दिखाई पड़ेगा इसके बाद से, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खेल का केंद्र बनने के लिए तैयार है पूरी तरह से।
बिल्कुल उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बड़े स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, क्योंकि अभी देखिए किस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश को कोई भी क्रिकेट मैच नहीं मिल रहा था, लेकिन अब देखिए पहले आईपीएल मिला, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीरीज मिली, और अब जो है विश्व कप के भी मैच का हिस्सा बने। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार की दृढ़ संकल्पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर करके कहीं ना कहीं लोगों को, खिलाड़ियों को आकर्षित किया जाए, देशों को आकर्षित किया जाए। निश्चित तौर पर उसी क्रम में लगातार काम किया जा रहा है, और आने समय में उत्तर प्रदेश का भविष्य स्पोर्ट्स में उज्जवल होने वाला है। जी बिल्कुल अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में, और उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठित की गई, जहां अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया और एएसपी और सीओ का ट्रांसफर किया जाएगा। जो इंस्पेक्टर होंगे सस्पेंड, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जाएगा। हापुड़ के डीएम और एसपी का नहीं किया जाएगा ट्रांसफर। आंदोलन के दौरान वकीलों पर लगे मुकदमे भी अब सरकार की तरफ से वापस लिए जाएंगे। तो वहीं यूपी बार काउंसिल उपाध्यक्ष अनुराग पांडे ने ये जानकारी साझा की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार अधिवक्ताओं में जो रोष देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब शांत होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखें कि 30 अगस्त को जब अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा था। उसके बाद से लगातार प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता नजर आ रहे थे। उसके बाद लगातार स्ट्राइक पर थे, जो उनका न्यायिक कार्य था उसको भी यहाँ पर टाल दिया गया था, रोक दिया गया था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक आगे कोई भी न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा अधिवक्ताओं की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी लगातार बने हुए। अश्विनी, जैसे कि अब अपडेट निकल के सामने आ रही है और उपाध्यक्ष की तरफ से, यूपी बार काउंसिल के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हड़ताल खत्म की गई, अब वापस अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य पर लौटेंगे। बिल्कुल, हापुड़ की घटना के बाद अब 14 दिन के बाद में अधिवक्ता कार्य पर लौटेंगे, अधिवक्ता न्यायिक कार्य में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर काफ़ी लंबा समय तक जो है टकराव की स्थिति बनी रही पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच, सरकार और अधिवक्ताओं के बीच में। कल भी देखना गया कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार इस बार बैक फुट पर आ गई, क्योंकि उनको लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव होना, और ऐसे में अधिवक्ताओं की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि अधिवक्ता ऐसा समाज है जहाँ पर हर वर्ग के लोग शामिल होते, पहुँचते उनके पास, उनसे चर्चा होती है। और कहीं ना कहीं अगर अधिवक्ता जो फीडबैक गलत देने लगे तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि खराब हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह एक तरीके से देखें कि सरकार बैकफुट पर पूरी तरीके से इस मामले में आ गई, और कहीं ना कहीं अब कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल एक बैठक हाई लेवल की हुई थी, जिसमें यूपी बार काउंसिलिंग के तमाम पदाधिकारी थे, साथ ही साथ स्पेशल डीजी थे, इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं, तमाम अधिकारी मौजूद रहे थे। उनके सामने बात हुई थी और तमाम जो मांगे थे उन पर चर्चा हुई थी। साथ ही साथ एडिशनल एसपी जो है उनको हटाने पर भी रजामंदी हुई है। स्पेशल डीजी का कहना है जैसे ही अधिवक्ता कार्य पर लौटेंगे तत्काल प्रभाव से इस पर जो के एडिशनल एसपी है उनको हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ तमाम पुलिसकर्मी हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी, और आंदोलन के दौरान जिन वकीलों पर जो है एफआईआर दर्ज की जाए उसको क्रैश करके खत्म किया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं अब अधिवक्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके हौसले और बुलंद हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पूरा ये 14 दिन घटनाक्रम रहा उसमें आम जनता को काफ़ी परेशानी हुई। किस तरीके से अधिवक्ताओं ने सड़कों पर जो है आम जनता को परेशान किया। तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या नियम और कायदे कानून आम लोगों के लिए ही हैं, क्या विशेष लोगों के लिए कायदे कानून नहीं है? क्योंकि अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी उसके बाद आम जनता उससे परेशान होगी तो निश्चित तौर पर इसका असर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि जो प्रोटेक्शन एक्ट है वकीलों को लेकर के, उसको लेकर के भी रजामंदी हुई, लेकिन वो कब लागू होगा इसके लिए अपनी इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अश्विनी लगातार अधिवक्ता मांग कर रहे थे कि अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट के ऊपर काम किया जाए, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनके तबादले किया जाए, सस्पेंड किया जाए, तो ये तमाम जो एक्शन है वो लिया गया, क्योंकि यही उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इन सभी मांगों को लेकर ये लंबी हड़ताल चल सकती है, लेकिन हड़ताल अब खत्म हो गई है। बिल्कुल 14 दिन तक हड़ताल चल रही, लंबी हड़ताल इसे कहेंगे, क्योंकि 14 दिन का कार्य समय बहुत होता है। क्योंकि अगर न्यायिक कार्य 14 दिन तक नहीं होगा तो काफ़ी पीछे चले जाते हैं वो काम है, क्योंकि ऑलरेडी ही कोर्ट में केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है, उनके लिए समय नहीं है, जजों की कमी है। इसके बावजूद अगर इस तरीके से हड़ताल होगी तो निश्चित तौर पर काफ़ी काम प्रभावित होता है। दूसरी ओर राजस्व का काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाती हैं, तमाम अन्य काम। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो आम जनता उसके ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आता है। जो न्यायिक काम है
हैं तमाम, उस पर भी भारी असर पड़ता है। फिलहाल अश्विनी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस बीच बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी में प्रस्तावित विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। कई कार्यक्रमों में भी राजनाथ सिंह हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है और 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पुलिस विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर के तबादलों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी, तबादलों के लिए शासन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। जहां एएसपीएस, सीओ तबादला स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन एसडीजी प्रशांत कुमार होंगे। इसके साथ ही इंस्पेक्टर्स तबादला कमेटी के चेयरमैन एडीजी राजीव कृष्ण होंगे। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, जिसमें एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर के तबादले के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हुआ है। जहां तबादलों के लिए शासन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई और इस कमेटी के अंतर्गत जो एएसपीज है, सीओ है, इनके तबादले की स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके साथ ही चेयरमैन एसडीजी प्रशांत कुमार इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां आज शराब घोटाले मामले में अहम सुनवाई होगी और शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की जाएगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका, उसको लेकर आज सुनवाई की जाएगी। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर यह सुनवाई होने जा रही है। जहां आज शराब घोटाले मामले में ये अहम सुनवाई और शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की जाएगी और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर यह सुनवाई होनी काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि अब पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली के, उनकी याचिका पर, जमानत याचिका पर यह सुनवाई की जाएगी। तो दिल्ली से एक और बड़ी अपडेट, जहां मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, ये पूरा मामला है। आज मधुमिता मामले से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां मधुमिता की बहन निधि शुक्ला करेंगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 11 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आज मधुमिता शुक्ला की जो बहन है निधि शुक्ला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो आज करीब जो समय दिया गया है, वो आज सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ये मामला है, जिसको लेकर आज मधुमिता की जो बहन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, जो आज मधुमिता मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उनकी बहन निधि शुक्ला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और जो वक्त दिया गया है सुबह 11 बजे का दिया गया है, जो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो गाजियाबाद के प्रमुख होटल रेडिसन के मालिक करण जैन को जान से मारने की धमकी मिली और जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने भी 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल दिलचस्प ये है कि इसमें एक आरोपी को राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। तो वहीं अनिल अग्रवाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद को मामले से अलग बताया। क्या है पूरा मामला और क्या वाकई जो इस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है, पूरी कहानी वही है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल इस रिपोर्ट के जरिए। फिर सुर्खियों में होटल रेडिसन, धमकी कांड का असली किरदार कौन, किसके दावे में कितना दम, होटल, पैसा, धमकी और राजनीति। बड़ी दिलचस्प और रहस्यमयी है 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू की कहानी। 10 महीने पहले होटल मालिक
अमित जैन जब फांसी लगाकर आत्महत्या की तब किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि क्या चमक धमक और आलीशान जिंदगी जीने वाले अमित जैन भी कर्ज के फंदे तले झूल जाएंगे। लेकिन यही इस सुनहरी चमक धमक के अंदर की स्याह हकीकत थी कि 500 करोड़ की कीमत वाले 5 सितारा होटल के मालिक का जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा हुआ था और कर्जदारों के दबाव में आकर अमित जैन ने आत्महत्या कर ली। वो कहानी अब पीछे छूट चुकी है। सैकड़ों करोड़ के होटल के मालिक की खुदकुशी की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। अब होटल के दूसरे मालिक करण जैन के मामले ने एक बार फिर पुरानी घटना की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। करण जैन का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। एफआईआर में लिखा है कि कुछ लोग होटल में आए और उनके स्टाफ के साथ अभद्रता की। करण जैन यानी उन्हें खुद 7वीं मंजिल से नीचे फेंक देने की धमकी दी। करण जैन का आरोप है कि राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने उन्हें फोन किया और धमकी देने वालों से मध्यस्थता का दबाव बनाया। रेडिशन होटल के मालिक करण जैन को जिस तरीके से धमकी दी गई है और वो अब जो है लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर 4 युवक आते हैं और उनको 7वीं मंजिल से जो है यहीं पर धमकी दी जाती है कि गिराने की बात कही जाती है कि आपको जो है 7वीं मंजिल से गिरा दिया जाएगा, जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। अब इसके बाद जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई तो जो उन लोगों के नाम उन करण जैन ने दर्ज करवाए हैं और जो बताया है उसमें एक राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के रिश्तेदार की भी बात आ रही है, गौरव अग्रवाल। तो वहीं अगर बात की जाए दीपक अरावल के साथ में अज्ञात लोगों के नाम पर जो है मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें 147, 504 और 506 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर जो है तमाम तरीके की चर्चा बनी हुई है, क्योंकि अमित जैन की जिस तरीके से आत्महत्या हुई तो वहीं इसी के चलते इसको भी उसी कड़ी से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। इस पूरी धमकी को जो है लेन देन के तरीके से देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि आखिर आज के समय जो है किसी को भी आप जा करके तमाम तरीके से धमकी दे सकते हैं, जान से मारने की धमकी दे सकते हैं। हालांकि इसके पीछे जो है राज्यसभा सांसद से जब बात की जाती है तो वो पूरे मामले से पलड़ा झाड़ते हुए भी नजर आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जहां दिल्ली एनसीआर का मौसम का मिजाज बदला है और नोएडा दिल्ली में काले बादल छाए, गाजियाबाद में भी भारी बारिश से लोग परेशान। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली वासियों को यहाँ पर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच अगर बात गाजियाबाद की करें तो वहाँ पर लोग बारिश से ही परेशान है। तो बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में काले बादल छाए हुए हैं और दिल्ली एनसीआर का जो मौसम का मिजाज है वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि काले बादल छाए हुए हैं नोएडा दिल्ली में, तो वहीं गाजियाबाद में अगर बात करें तो लोग बारिश से परेशान है, क्योंकि भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्याएं देखने को मिल रही है। आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, यातायात में लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घर में रहने को मजबूर है, क्योंकि भारी बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।